बच्चों, जेई कुरिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जिसको दो हिस्सों में नॉर्मली हम पढ़ते हैं। एक वो इक्विलिब्रियम जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन से रिलेटेड है, और दूसरा वो इक्विलिब्रियम जो आयनिक रिएक्शन से रिलेटेड है। राइट, मीन्स केमिकल इक्विलिब्रिया एंड आयनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रिया किस तरीके से ग्रिप करना है सो दैट कि हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। चलिए इसको देखते हैं। इस चैप्टर के जब आप इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को देखते हैं तो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में सबसे पहला आता है पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन लॉ। आयनिक रिएक्शंस किस तरह से होती हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट, पीएच क्या होती है, पीओएच क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये सभी के सभी टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें से वो टॉपिक्स जो कंपैरेटिवली इजियर है, अगर आप देखें तो कुछ टॉपिक्स तो बताए मैंने, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। पीएच, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीओएच, ये सब क्या होते हैं, राइट, स्केलिंग किस तरह से होती है, पीएच ग्राफ्स कैसे निकालते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन दोनों के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं उससे रिलेटेड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, राइट। फिर जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शंस है, ठीक, उनके रिजल्टेंट से रिलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। ठीक है, ये कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स हैं। आप पीछे के जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उनसे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो डेफिनेशंस हैं एसिड्स और बेस की, मींस अरेनियस कंसेप्ट पर एसिड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देन ब्रांस्टेड-लारी कंसेप्ट पर, देन लुईस थियरी के हिसाब से, ठीक है, देन हार्ड एसिड्स एंड बेसिस के हिसाब से किस तरह से एसिड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इजी है, राइट। जब हम कंपैरेटिवली चैलेंजिंग टॉपिक्स की बात करते हैं तो चैलेंजिंग टॉपिक्स में क्या आ जाते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, उनकी एप्लीकेशन, राइट, वो चैलेंजिंग है। ठीक है, क्वेश्चंस अधिकतर उन पे एक्सपेक्टेड रहते हैं। देन पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, यानी वो पीएच रेंजेस जो 7 के आसपास लाई करती हैं, 6.95 से लेकर के 7.12 के आसपास। ठीक, वहाँ उनकी पीएच निकालने में आपको पसीना आ जाता है, वो डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, पहचानना होता है। फिर तीसरा, जब हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशंस की, ठीक है, वो विजुअलाइज करना और उनके क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना इन पर्टिकुलर, वो आपके लिए एक चैलेंजिंग सा टास्क हो जाता है। ठीक है, मीन्स आप उनके क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में घबराते हैं। ठीक है, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पोर्शन हो गया, जिसके लिए हर बार अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। ठीक है, इनके लिए किस तरीके से आप जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूलेज देखते हैं, कैसे वहाँ पीएच निकाली जाती है। ठीक, ये चीज़ें आपको चैलेंजिंग लगती हैं। ठीक, या इसके अलावा एसिड बेस टाइट्रेशंस में वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशंस, उनसे रिलेटेड सवाल। अब कहाँ तक पहुँच गए आप नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन या डिसोसिएशन देख रहे थे, डिसोसिएशन देखते देखते टाइट्रेशन तक पहुँच गए। ठीक है, तो ये चीज़ें कंपैरेटिवली चैलेंजिंग है। अब इन पर्टिकुलर इस चैप्टर को पकड़ने के लिए
प्रॉपर वे में ग्रिप करने के लिए स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो स्ट्रेटजी का पहला पार्ट, जैसा मैंने हमेशा बताया, प्री रिक्विसाइट्स मीन्स चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्या क्या अंदाजा होना चाहिए। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको आयनिक रिएक्शंस और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। मीन्स NaCl जब डिसोसिएट हो रहा है तो किस तरह का बिहेवियर है, और वहीं अगर आप एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की बात करते हैं तो किस तरह का बिहेवियर है, राइट। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर अर्हीनियस कंसेप्ट, इसके अलावा जो ब्रॉन्स्टेड-लारी कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। यानी एसिड बेस से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, केमिकल इक्विलिब्रिया मीन्स इक्विलिब्रिया क्या होता है और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के केस में ये कैसे बिहेव करता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरा, स्टोशियोमेट्री का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो कनेक्टिविटी है वो डिसोसिएशन रिएक्शन से टाइट्रेशंस तक जा रही है। तो स्टोशियोमेट्री का अगर आपको आइडिया नहीं है, स्टोशियोमेट्री में किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो सर्टेनली ग्रिप करने में आपको डिफिकल्टी होती है। अब स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट मीन्स एनालिसिस। तो लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस जब हम देखते हैं तो प्रेजेंट ईयर मीन्स 2023 और 2021 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से सेक्शन 1 में भी 0 से 1 क्वेश्चन देखा गया और सेक्शन 2 में भी 0 से 1 क्वेश्चन देखा गया, राइट। दैट मीन्स जो टोटल वेटेज थी दैट वाज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। एक्चुअल में जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि ये एक चैप्टर का सब फ्रेगमेंट है, इक्विलिब्रियम का सब फ्रेगमेंट है। तो जो क्वेश्चन है वो या तो केमिकल इक्विलिब्रियम से आएगा या आयनिक इक्विलिब्रियम से आएगा, इसलिए इसकी वेटेज जो है वो थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है। 2022 यानी लास्ट ईयर में इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो वेटेज थी वो 4 to 8 मार्क्स की थी, राइट। दैट मीन्स सेक्शन 1 में वही या तो क्वेश्चन प्रेजेंट था या प्रेजेंट नहीं था, 0 to 1 मार्क्स, 0 to 1 क्वेश्चन की जो विजिबिलिटी थी वो देखी गई, वाइल सेक्शन 2 से जो विजिबिलिटी थी वो 1 या 2 क्वेश्चन की देखी गई, यानी एक क्वेश्चन सर्टेनली प्रेजेंट था। दैट सिंपली मीन्स कि इस चैप्टर से एक तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है एज कम्पेयर टू कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हालांकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते बहुत प्यारे हैं, इससे उठते नहीं है नॉर्मली। स्टूडेंट का जो है वो एक प्रॉपर अगर ग्रिप नहीं है चैप्टर पे तो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते नहीं, ठीक है, क्योंकि कई बार तो वो ब्लड बफर से रिलेटेड आ जाते हैं जो कि दिखने में बहुत भारी लगते हैं। इन ऑल अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से 13 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और 23 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स में पूछे गए। एडवांस में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, डरावने से दिखते हैं, होते बहुत आसान है, राइट। खास तौर से न्यूमेरिकल्स होते हैं या 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर में देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रेटजी का तीसरा पार्ट, प्रॉपर वे में, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो मैं इसको एक प्रॉपर वेटेज के साथ पढ़ाता हूँ। अराउंड 16 to 18 आवर्स की क्लासेस मैं इस पर लेता हूँ, जिसमें खास तौर से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, और उसमें भी वीक एसिड्स और वीक बेसिस के न्यूमेरिकल्स जिनकी pH 7 के आसपास घूमती है, 6.95, 6.98, राइट, या 7.01, 7.03, 7.07, स्लाइटली एल्कलाइन या स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस बफर्स से रिलेटेड, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट, कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट और उसकी एप्लीकेशंस, खास तौर से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से कर लेनी चाहिए, राइट। आपको इसे प्रिपेयर करने में प्रॉपर वेटेज देते हुए और चीज़ों को समझते हुए अगर मैं बात करूं तो 44 to 50 आवर्स इस पे लगाने पड़ेंगे।
जिसमें से लगभग 30 आवर्स जब आप पहली बार पढ़ेंगे इसको तब लगाने पड़ेंगे, राइट। अगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं तो 95 से लेकर के 115 तक सफिशिएंट क्वांटिटी है, जिसमें 1/3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और 2/3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट, प्रैक्टिस के लिए। अगर हम वैसे बात करें तो प्रैक्टिस के लिए जेई चैप्टर वाइज किताबें तो आपके पास है ही हैं, ठीक है। एकेडजा की प्रैक्टिस शीट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखिए ये चैप्टर वास्तव में इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेंस और एडवांस इन दोनों में बहुत अच्छे क्वेश्चंस की जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो इस चैप्टर से आ सकते हैं, राइट। क्योंकि इसका एक इन्वॉल्वमेंट एक तरफ एसिड बेस, एक तरफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो दूसरी तरफ आपके ब्लड बफर्स में भी है, ठीक है। तो ये चैप्टर उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।